तो अशफाक साहब, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर हो, हमारी इंडस्ट्री हो या हमारा टेक्सटाइल सेक्टर हो, हर एक का एक कॉमन प्रॉब्लम है और वो है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एनर्जी टैरिफ इस वक्त कई गुना बढ़ चुका है पिछले चंद सालों में। अब ये वाला जो इशू है एनर्जी का, इससे हुकूमत निमटने की भी कोशिश कर रही है। पिछले 6-7 महीनों में हमने अच्छी कोशिशें देखी हैं, टास्क फोर्स बनी है, IPP से मुज़ाकरात हो रहे हैं, वो सब कुछ हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई खातिर ख्वाह नताइज तो नहीं सामने आए। इंडस्ट्री को अगर वो 8 सेंट 9 सेंट पर जो उनकी बिजली की डिमांड है वो नहीं मिलेगी तो वो फिर इस एक्सपोर्ट में कैसे अपना वो रोल प्ले कर सकेंगे। हमारे किसान को अगर उसको सोलर पैनल्स नहीं मिलेंगे या ग्रीन एनर्जी उसको नहीं मिलेगी तो वो कॉस्ट कैसे मैनेज कर सकेगा। ये भी एक बड़ा चैलेंज है। हमारी बढ़ती जो एक्सपोर्ट हमें बढ़ानी है उसकी एक बड़ी रुकावट के तौर पर ये चीज़ मौजूद है। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, मगर एक दो चीज़ें आप देख लें। मैं ये समझता हूँ कि पहले ये मुझे बता दें कि पिछले साल या उससे पिछले साल जब 9 सेंट की बिजली थी तो आपकी एक्सपोर्ट कितनी थी? $30 बिलियन। आज भी वही $30 बिलियन है। तो मेरा ख्याल है वो इफेक्ट तो हम न्यूट्रल समझ रहे हैं ना, हुआ है। मगर मैं एग्री करता हूं कि ये आपकी बिजली सस्ती होनी चाहिए। दूसरी तरफ मैं आपको एक बात बता देता हूं, जो किसानों की आप बात करें, सोलर पैनल की, अब हुकूमतें अपने तौर पे कर रही हैं। देखिए, हर चीज को हमें एक चीज को कमर्शियल वेक्टर से देखना पड़ेगा और किसान भाइयों को भी देखना पड़ेगा। अगर कोई बम्पर ईयर आता है, जैसे आपने 2 साल पहले देखा होगा, प्री फ्लड 1300 अरब हमारे किसान भाइयों ने कमाए थे एक्स्ट्रा, और ये ऑथेंटिक फिगर है, मेरी नहीं। तो उस वक्त तो बल्ले बल्ले हो रहा था। तो ये एक बिजनेस रेवेन्यू थी, आपको बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उस वक्त उनको अपग्रेड करना चाहिए था, अपनी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करना चाहिए था। इसी तरीके से आप एनर्जी की बात कर रहे हैं, हमारा एनर्जी मिक्स का मसला ये था, आपने जो कहा IPP से हमारे हुए थे। देखिए, इसमें थोड़ा सा मैं समझता हूँ, जो मुझे पूछा गया था, जो मेरी राय थी, उससे मुख्तलिफ अंदाज में आपने ये काम किया। हमारा होना ये चाहिए था कि 94 की जो पॉलिसी थी आपका, उसका आपको फॉरेंसिक ऑडिट कराना चाहिए था कि जो टैक्स के बेनिफिट मिले थे, क्या वो टैरिफ में अगर मिक्स हो गए थे या उसमें मैकेनिज्म में बिल्ट इन थे, तो उनका रिवर्सल हमें क्यों नहीं मिला। 2002 की जो पॉलिसी थी, इसमें आपको ये देखना चाहिए था कि क्या आपकी EPC कॉन्ट्रैक्ट, जो 3 बड़ी दुनिया की 2 बड़ी कंपनी और एक छोटी कंपनी से आपके मोस्टली यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट लगे थे, उसमें वो जो क्या एट पार थे उसी वक्त के हिसाब से जो दूसरे मुल्कों में किए गए थे। वर्सला या GE के साथ जो भी मुआहदे हमारी कंपनी ने किए थे उसी वक्त, क्या दूसरे मुल्कों में यही प्लांट किस प्राइस में लगे थे, हमें पता होना चाहिए था, और ये आप आराम से पता कर सकते हैं। तीसरा ये था, हमने कहा था कि जी हीट रिकवरी का जो ऑडिट था इनका, वो आपने क्यों नहीं कराया। चौथा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने एक क्लॉज थी टेक एंड पे, वो आप उसको इन्फोर्स क्यों नहीं करते, जो कि अब आप करने लगे हैं जिनसे एग्रीमेंट आपके हो रहे हैं। तो भाई, ये 4 चीजों को एक साथ आप लेके चलते और आपका ये हक है। ठीक है, हम उनको कहते हैं हम आपका एग्रीमेंट मॉडिफाई नहीं करना चाहते, लिटमस टेस्ट है, जो अच्छे से गुजरता जाएगा उसका एग्रीमेंट वैलिड रहेगा, जो नहीं गुजरेगा वो हमसे आना चाहे तो नेगोशिएट कर ले, वरना अदरवाइज जो आपने हमें ओवर बिलिंग की है वो हम रिकवर करेंगे। तो ये बहुत आसान तरीका था जो मैं समझता हूँ। मगर मुझे एक आ गया कि जी ये जो आप बात कर रहे हैं, ये हमारे पास जो हमारे ओरिजिनल एग्रीमेंट है इसमें नहीं किया। कोई भी आपको, दुनिया का कोई भी कानून, कोई भी आर्बिट्रेशन इस बात से रोक नहीं सकती कि आप किसी की फॉरेंसिक ऑडिट ना करें या किसी की इन्वेस्टिगेशन ना करें। ये आपके मुल्क की रजिस्टर्ड कंपनियां हैं और SECP के अंडर आती हैं। SECP ने 2012 में इनसे कहा था कि हम आपका ऑडिट करना चाह रहे हैं, तो ये कोर्ट से स्टे लेके आए थे। तो क्या इनके दिलों में चोर नहीं था? उस वक्त आपने एक एक्शन क्यों नहीं लिया? और अभी ये एक्शन आपके पास खुला है, कोर्ट के अंदर आप मौजूद हैं, आप ये एक्शन ले लें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।